भाजपा संगठन महापर्व का पीएम मोदी 2 सितंबर को करेंगे शुभारंभ। बीजेपी संगठन महापर्व का पीएम करेंगे शुभारंभ। उत्तराखंड में डीएम एसडीएम के ट्रांसफर पर लगी रोक, भारत निर्वाचन आयोग की लेनी होगी अब एनओसी, निर्वाचन से जुड़े विभागों में तैनात की जाए। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में ईडी के छापे, ईडी ने 5 राज्यों से जुटाए बड़ी संख्या में दस्तावेज, कुछ ठिकानों से नकदी भी बरामद। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण के लिए रोजाना 5,000 हो रहे पंजीकरण, 15 सितंबर के बाद यात्रा फिर से पकड़ेगी रफ्तार। प्रदेश में अगस्त का अंतिम दिन रहा, महीने का सबसे गर्म दिन, आज 5 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ में। उत्तराखंड के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। देहरादून और ऋषिकेश एम्स कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत, आरआईएमसी फिर एम्स जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधा भी लगाएंगे। ऋषिकेश एम्स से 1 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 1 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवानगी होगी। तो यह अहम जानकारी सामने आई है, जहां पर आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का दौरा है और उनके आगमन को लेकर विशेष इंतजाम यहां पर कर लिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर विशेष इंतजाम किए जाने की बात सामने आई है। आज उनका दौरा है और उनके आगमन को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के लिहाज से विशेष इंतजाम है और आज वो एम्स भी जाएंगे और इसके साथ ही एक पौधा भी लगाएंगे। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण होगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। देहरादून और ऋषिकेश एम्स कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत, आरआईएमसी फिर ऋषिकेश एम्स जाएंगे और उपराष्ट्रपति धनखड़ एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधा भी लगाएंगे। ऋषिकेश एम्स से 1 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधे लगाए जाएंगे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता बसंत कश्यप जुड़ चुके हैं। बसंत का रुख कर लेते हैं। बसंत, उपराष्ट्रपति के दौरे का आज दूसरा दिन है, पूरी जानकारी क्या है, आज क्या उनका डे प्लान रहने वाला है, क्या क्या कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए गरिमा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन एम्स ऋषिकेश में एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम के तहत शिरकत करेंगे और यहाँ पर आकर के पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देंगे, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। एम्स की सिक्योरिटी के साथ साथ पुलिस के जवान और आईबी इंटेलिजेंट भी यहाँ पर सुरक्षा में उपराष्ट्रपति के तैनात है और तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। गरिमा, बिल्कुल, साफ तौर पर सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो चाक चौबंद कर ली गई हैं और हम देख पा रहे हैं कि उनके आगमन के तहत यहाँ पर विशेष इंतजाम है। और बसंत, एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण भी करने वाले हैं, तो इस कार्यक्रम में और बाकी के कौन से बीजेपी के दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं, सरकार की ओर से कौन से लोगों की मौजूदगी रहेगी इस कार्यक्रम को लेकर, कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए एम के डायरेक्टर यहाँ पर मीनू सिंह मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं और उपराष्ट्रपति का विशेष तौर पर ये एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम के तहत यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया और वो पर्यावरण संरक्षण का यहाँ पर संदेश देने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बसंत आपका अधिक जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत विशेष कार्यक्रम में पहुंचकर पेड़ भी लगाएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आगमन को लेकर विशेष इंतजाम यहां पर किए गए हैं।
और यहाँ पर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देहरादून से खबर आपको हम बताते हैं। उत्तराखंड में डीएम एसडीएम के ट्रांसफर पर रोक लगी है। भारत निर्वाचन आयोग की लेनी होगी अब एनओसी। मुख्य सचिव को भेजे निर्देश में कहा गया निर्वाचन से जुड़े विभागों में तैनाती की जाए। रिक्त पदों पर तत्काल तैनाती के निर्देश भी दे दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने तबादले पर रोक लगाई। मतदाता निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य चल रहा। निर्वाचन से कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगाई गई। अफसर और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगाए जाने की बात सामने आई। आयोग के एनओसी के बाद ये तबादले हो सकेंगे और इस दायरे में डीएम और अपर जिलाधिकारी भी आएंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग की अब लेनी होगी अहम जानकारी। मुख्य सचिव को भेजे निर्देश में कहा गया उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर एक बार फिर से असमंजस के बादल मंडराने लगे हैं। धामी सरकार ने एक बार फिर से प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले से इस साल निकाय चुनाव हो पाएंगे, इसकी संभावना लगभग खत्म हो गई है। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 साल का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था और इसके बाद धामी सरकार ने जून 2024 में 3 महीने के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया। प्रशासकों का यह कार्यकाल सितंबर महीने में पूरा हो रहा है। इसको देखते हुए सरकार ने अगस्त महीने में एक बार फिर से 3 महीने के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया। तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है, जबकि सरकार का तर्क है कि वो निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। और वहीं राज्य में निकाय चुनाव के बीच केदारनाथ उपचुनाव भी नजदीक हैं और अब यहां पर भाजपा की ओर से सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत 3 सितंबर को मुख्यमंत्री धामी पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता लेंगे और इसके बाद विधायक से लेकर पदाधिकारी तक घर घर जाकर सदस्यता अभियान का आगाज भी करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को नए सदस्य नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को दोबारा पार्टी का सदस्य बनना पड़ रहा है। सवाल है कि एक तो सरकार बार बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाकर निकाय चुनाव को टाल रही है, वहीं दूसरी ओर सदस्यता अभियान भी चला रही है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव लगातार टलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार ने एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल 3 माह के लिए फिर बढ़ा दिया है। बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद धामी सरकार ने जून और अब अगस्त महीने में भी 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है, जबकि सरकार का तर्क है कि वह निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कुछ शेष जरूरी कार्यों को पूरा करना है, जिसकी वजह से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर चुके हैं और जब भी, क्योंकि मामला विधानसभा की पटल पर पर्वत समिति को सौंपा गया है, आरक्षण को लेकर के और परिसीमन को लेकर के कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ विधायकों के द्वारा उसमें प्रश्न उठाया गया था, इसलिए पर्वत समिति को भेजा गया है और पर्वत समिति से जो भी रिपोर्ट आएगी तत्काल प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है
और कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी पूर्व की भांति पूरे प्रदेश भर में सभी निकायों पर अपना परचम लहराने वाली है। देखिए, आने वाले निकाय चुनाव हों या केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव हों, उनको लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही गंभीर है। जमीनी स्तर पर जो भी बूथ मैनेजमेंट करना है, जो भी प्रकोष्ठों का पुनर्गठन करना है, वो कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। और हम तो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि समय पे चुनाव होने चाहिए, लेकिन जो है निकाय चुनाव को लेकर के तो सरकार बार बार ही जो है भाग रही है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और केदारनाथ के उपचुनाव में जिस तरीके से वहाँ की परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से केदारनाथ यात्रा में इस बार अव्यवस्थाएं हुई हैं, जिस तरीके से वहां पर जो है व्यापारियों को संघर्ष करना पड़ा है, वो अपनी किस्तों का भुगतान ही नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर आपदा के इतने दिनों के बाद भी अभी तक मुआवजे की घोषणा नहीं हुई है, बड़ी जनहानि और धनहानि होने के बावजूद भी वहां की अनदेखी हो रही है। तो इसका खामियाजा निश्चित तौर पर इस चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। निश्चित रूप से और दलों के भांति ही उत्तराखंड क्रांति दल भी आगामी आने वाले जो निकाय चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, पंचायत चुनाव में, उसमें तैयारी करने में लगा हुआ है। हम लोग बूथ स्तर में अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और सभी हमने जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको हमने विभिन्न कार्य जो है वो बांट दिए गए हैं, उनको क्षेत्र बांट दिए गए हैं ताकि वो बहुत ही प्रबल तरीके से एक अच्छे विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएं और एक अच्छा अपना जो परफॉर्मेंस है आने वाले निकाय चुनाव में दें। और देखिए, जहां तक रही बात चुनाव के देरी होने की, तो देखिए वर्तमान सरकार ये मान के चल रही है कि आज की डेट में उनकी परिस्थितियां जो है जब तक उनके अनुकूल नहीं होंगी राजनीतिक रूप से, तब तक वो इस राज्य में निकाय चुनाव नहीं कराने वाले। जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, आपदाओं में जिस प्रकार वर्तमान सरकार फेल हुई है, आप देखिए किस तरीके से रस्म अदायगी पूरी की गई, आपके 3 दिन का जो सत्र रखा गया, जिस प्रकार से वहां भी वो सही ढंग से जो सारे के सारे जो प्रस्ताव है पास नहीं करा पाई। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। आप चाहे चारधाम यात्रा का मुद्दा उठा लीजिए, आप चाहे केदारनाथ मंदिर का मुद्दा उठा लीजिए, आप चाहे अभी जो आपदा आ रखी है उसका मुद्दा उठा लीजिए। इन तमाम मुद्दों में कहीं न कहीं पर सरकार घिरी हुई नजर आ रही है और सरकार को लगता है कि निकट भविष्य में जब तक उनको एक अनुकूल परिस्थिति नहीं आ जाएगी, वो इस प्रदेश में चुनाव नहीं कराने वाले, ऐसा हमें प्रतीत होता है। वहीं निकाय चुनाव के बीच राज्य में केदारनाथ का उपचुनाव भी होना है, जिसको जीतने के लिए भाजपा कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है। कांग्रेस हाल ही में उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित है, जबकि भाजपा केदारनाथ उपचुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा कर रही है। इस बीच पार्टी की ओर से बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत 3 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पार्टी प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता लेंगे। इसके बाद विधायक से लेकर पदाधिकारी तक घर घर जाकर सदस्यता अभियान का आगाज करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को नए सदस्य नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को दोबारा पार्टी का सदस्य बनना पड़ रहा है। 3 साल के बाद होता है और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुँचे, समाज के अंतिम छोर तक पहुँचे और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा। हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहां अभी हमारी पार्टी को और पहुंचना है और हमको विस्तार करना है। हमारा संगठन का भी विस्तार होगा और निश्चित रूप से जहां संगठन का विस्तार होगा वहीं हमारे प्रदेश के लिए भी जो हमारी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार में एक बड़ी सहायता इस अभियान के माध्यम से मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर ऐसी स्थिति हो गई है, उनको ढूंढे से भी कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को दोबारा स्वयं सदस्य बनना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री जी को स्वयं सदस्य बनना पड़ रहा है, क्योंकि उनको लोग ढूंढने से भी उनके सदस्य नहीं बन रहे हैं, इसलिए वो दोबारा से अपने सदस्य बन रहे हैं। अगर इन्होंने देश के अंदर कोई काम किया होता, प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने नकार दिया, मुख्यमंत्री जी को यहाँ की देश की जनता ने नकार दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस बार 400 पार, 15 दलों के लोगों को मिलाकर उनको सरकार बनाकर अपनी इज्जत बचानी पड़ी। मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा से जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, वहां से वहां की जनता ने उनको नकार दिया, तो जबरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो इनको ये जनता ने नकार दिया है, सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये दोबारा स्वयं कार्यकर्ता बन रहे हैं। इनको कार्यकर्ता ढूंढे से भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल, देखिए हमारा ये संगठन महापर्व है और जो
6 साल में लगभग होता है। उसमें नए सदस्य हमारे बनाए जाते हैं, उसमें जो पुराने सदस्य उनके साथ नए सदस्यों को और भी जोड़ा जाता है। संगठन मजबूती के लिए ये सब सदस्यता अभियान को चलाया जाता है, क्योंकि कोरोना काल में हमारा ये सदस्यता अभियान नहीं चल पाया, इसीलिए अभी सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। इसमें 2 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको सदस्यता दिलाने का काम करेंगे। 3 तारीख को उत्तराखंड में हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, उनको सदस्यता दिलाने का काम करेंगे। और उसके बाद पूरे देश के अंदर हमारे जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सदस्यता लेने का काम करेंगे और नए सदस्यों को हम जोड़ने का इसमें काम करेंगे। संगठन की मजबूती के लिए कार्य किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं। इसी बीच देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे मिलिट्री कॉलेज। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मिलिट्री कॉलेज पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण किया है उपराष्ट्रपति ने। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कॉलेज के छात्रों को कर रहे संबोधित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, छात्रों व फैकल्टी के साथ संवाद करेंगे उपराष्ट्रपति। देर शाम जगदीप धनखड़ दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। And not to the incompetent. In this world of great competition and rivalry, each one of us will have to lead a life of self-control and sacrifice. Bear these great ideals in life and court. Let these be with you all throughout. Exemplify your conduct by putting them in practice. My message to you all would be, serve the country with pride and fearlessness. In any walk of life you choose to take a jump. Bharat Mata beckons you. The nation's future rests on your shoulders. Always keep national interest foremost. Never relegate it because of self-interest for fiscal gain. We can under no circumstances compromise with our commitment to national interest. Your conduct must exemplify discipline, decorum and empathy. People must notice that you are from RIMC. You are Rimkolians. You must stand out. That's the legacy you have to carry forward. My young friends, you must ever work towards vindicating your institution motto, and the motto is very thoughtful. Bal, Vivek. Bal is strength. Vivek is conscience. Formidable combination of two sublime qualities of sterling worth. When there is convergence of Bal and Vivek, it generates impregnability. When challenged, never dilute it. Be ever blessed and be ever fit to serve Bharat. I invite Honorable Commandant, with your permission, cadets of RIMC to be my guests at new building of Parliament in batches. I look forward to that occasion. I have done it with another Sainik school in Uttarakhand and with other institutions. You will get a new feel of changing India. Come in batches. If in town you will have the occasion, and I'll have the benefit
of mutual interaction. I would also leave a thought for the commandant to convey to the alumni, the Rimkolians. I solicit their guidance. I solicit their suggestions. और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर राज्य आंदोलनकारी जो शहीद हुए उनके स्मृति में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। उन महान लोगों को याद करते हुए जिन्होंने उत्तराखंड को एक अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसमें से अनेक लोगों ने जिन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी मां की ममता को भी पीछे छोड़ दिया, बहन की राखी को भी छोड़ दिया, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया और हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया कि हमको उत्तराखंड राज्य चाहिए। खटीमा गोलीकांड की 30वीं वर्षी पर आज के दिन बलिदान होने वाले सभी बलिदानियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने हम सब के बेहतर भविष्य के लिए, अलग उत्तराखंड राज्य के लिए अनेक सपने देखे और अपने वर्तमान और भविष्य को कुर्बान कर दिया। उत्तराखंड की जनता हमेशा इन वीरों की ऋणी रहेगी। साथियों, 1 सितंबर 1994 को घटित हुए बीभत्स जो खटीमा का गोलीकांड है, उसका दर्द हम सभी कभी नहीं भूल सकते। मैंने स्वयं उस दिन को देखा, यहाँ कितनी बड़ी संख्या थी, किस प्रकार से यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, किस प्रकार से गोलीकांड हुआ। अनेक लोग यहाँ सामने भी बैठे हैं। कैप्टन शेर सिंह दिगारी जी हैं जो उस समय के नेतृत्व करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे लोग, उनको यहाँ से नेपाल तक जाना पड़ा और खटीमा गोलीकांड को याद करके खटीमा वासियों सहित पूरे उत्तराखंड के लोगों का दिल सहम जाता है जब हम सोचते हैं किस प्रकार का यहाँ कर्फ्यू लग गया था, कैसा वातावरण हो गया था, लोग किस प्रकार से उस समय किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया था। लेकिन हमें याद रखना है कि आखिर क्यों लोगों ने अपना बलिदान राज्य निर्माण के लिए किया। भाइयों बहनों, इन महान लोगों ने अपना बलिदान केवल और केवल इसलिए किया क्योंकि वो उत्तराखंड का सुनहरा भविष्य चाहते थे। हम सबका सुनहरा भविष्य चाहते थे। वो उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड का उत्थान चाहते थे, एक अलग राज्य चाहते थे। वो इस बात को भली भांति समझते थे कि उत्तराखंड अलग राज्य बनकर ही सच्चे अर्थों में अपने सपनों को पूरा कर सकता है। उनके बलिदान और उनके त्याग की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएं। और आज के इस अवसर पर मैं भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहता हूं कि जिन्होंने हम सब उत्तराखंड वासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने कालखंड में पृथक राज्य का निर्माण किया और यह पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड को लेकर जो हमारे आंदोलनकारियों की सोच थी, उनकी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा करना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका संकल्प है कि हमें उनके सपनों का उत्तराखंड बनाना है। मैं इस अवसर पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कहना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारा एक एक पल और एक एक क्षण आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए समर्पित है। हम वह सब काम आगे बढ़ा रहे हैं जो हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी जिसके बारे में सोचते थे। आज प्रदेश में कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से लेकर विभिन्न योजनाओं के जरिए जन जन तक का उत्थान सुनिश्चित करने का हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे प्रत्येक क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं।
अभी हमारे कमल जिंदल जी यहाँ से औद्योगिकरण की बात कर रहे थे। मैं इस मंच के माध्यम से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे ही इसी उधम सिंह नगर जनपद में जहाँ एक और एम्स का निर्माण हो रहा है, हमारे आदरणीय भट्ट जी यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत प्रयास उसके लिए किया, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि लोगों ने भी प्रयास किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के दिल में जिस प्रकार से उत्तराखंड बसता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हर पूरे देश की जब भी कोई बात आती है तो उत्तराखंड को